नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेटरनरी जो DSSB के अंदर वैकेंसी आती है आएगी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या योग्यता क्या रहने वाली है, कितने पद आ सकते हैं और कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, उन तमाम बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले इसी वीडियो के अंदर। सारी कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट होंगे कि आपका सिलेक्शन अदर स्टेट के हो तो किस में होगा। जो अगर दिल्ली स्टेट के यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली के, अगर आप कौन सी कैटेगरीज के अंदर आते हो और वहाँ पे आपका सिलेक्शन किस कैटेगरीज में होगा, और अगर आप अदर स्टेट के और ओबीसी के अंदर आते हो तो आपका सिलेक्शन किस में होगा, एससी में आते हो तो किस में होगा, एसटी में आते हो तो किस में होगा। इन तमाम बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पूरी छोटी से छोटी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सारी जानकारी आपको मिलने वाली है एक्सपीरियंस से संबंधित, कि एक्सपीरियंस जो है वो कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पे एलिजिबल होगा, यानी वैलिड जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे ऑथेंटिक जो प्रूफ के साथ जो एग्जाम के बारे में वो जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो पिछला एग्जाम है वो DSSB का दिया था, तो आपको उसी का एक्सपीरियंस आपको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखना है, बिना किसी देरी करे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिलने वाली है इसी वेट सक्सेस विद यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो वैकेंसी के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बोला था कि जो वैकेंसी आई है 2023 के अंदर नहीं आने वाली, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन निकला है। उस नोटिफिकेशन के आधार पे भी हम बात करेंगे कि कितनी पोस्टें आ सकती है। देखिए 2023 के अंदर वैकेंसी नहीं आने की संभावना है। अभी 2024 के अंदर जनवरी या फरवरी के अंदर इसका नोटिफिकेशन आता है। अमूमन आप पिछली भर्ती को भी देख सकते हो, ऑथेंटिक प्रमाण के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि अभी एक महीने के अंदर वैकेंसी आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी और फरवरी के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। पिछली 2-3 भर्तियां आप देख सकते हो, उसमें जनवरी और फरवरी के अंदर ही नोटिफिकेशन आया, क्योंकि 2 ही वैकेंसी DSSB की अभी तक हुई है। 2015 में हुई और उसके बाद में 2019 के अंदर हुई थी, लॉकडाउन के अंदर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उस चीज़ का कि 2 वैकेंसी है, ये दोनों का ही नोटिफिकेशन जो जनवरी और फरवरी के अंदर हुआ है। तो आप इसी भर्ती का भी इसी टाइम पे जो नोटिफिकेशन आने की संभावना है, यानी जनवरी और फरवरी के अंदर आपकी वैकेंसी आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो आपके पास 2-3 महीने आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, पहली बात ये। अब एग्जाम कब तक होगा? जब वैकेंसी जनवरी फरवरी में आएगी तो एग्जाम लगभग अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका एग्जाम होता है, यानी इसको एग्जाम करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं होता। लगभग उसमें जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर एग्जाम डेट है विथ मंथ आपका बता दिया जाएगा। तो सारे एग्जाम है वो पहले ही इसमें डिक्लेरेशन होता है कि आपका एग्जाम कब होगा। इसमें जो एग्जाम की डेट की बात बताऊं ना आपको, तो एग्जाम जो आपका फॉर्म अप्लाई होता है ना, उसके 1 महीने के बाद में, मान लीजिए आपका 1 महीने का टाइम दे दिया कि आपको फॉर्म फुलफिल करना है, उसके जस्ट 15 या 20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की तरह ऐसा नहीं है कि लगभग 8 महीने 5 महीने के बाद में एग्जाम होगा। उसमें पहले ही मेंशन किया होता है, और जैसे ही एग्जाम होता है, फॉर्म की लास्ट डेट होती है, उसके बाद में एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना रहती है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, मिला तो भी 1 महीने से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर भी अगर ज़्यादा रहता है तो एक अलग बात होती है, बाकी इसमें टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये होगा एग्जाम कब होगा इसके बारे में मैंने बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 महीने होंगे। फॉर्म की लास्ट डेट के बाद में 25 दिन के अंदर अंदर इसका एग्जाम हो जाता है, तो ज़्यादा तो मान ही नहीं सकते। आपको सिलेबस क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। पद की बात करें तो इसके अंदर जो पद है, जो मुझे पता चला है, इसके अंदर जो पद है वो लगभग 70 पद से ज़्यादा पद इसमें आएंगे। यानी इस वैकेंसी में, पिछली जो वैकेंसी थी उसमें 78 पोस्ट थी ऑल ओवर जो कैटेगरीज है, SC ST OBC जनरल, सबकी 78 पोस्टें थी। आप जाके नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ तो आप जाके भी चेक कर सकते हो। इस वैकेंसी के अंदर 2024 के अंदर जो वैकेंसी है उसमें लगभग 70 पोस्टें, 70 से ज़्यादा पोस्टें आने की संभावना है, लेकिन 70 के आसपास ही आने वाली है। ठीक है, तो 70 पोस्टें ये मान के चलिए आप इसमें आपकी फुलफिल करवाने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता की बात करें यहाँ पे, तो योग्यता यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, EQ की बात करें, तो इसके अंदर आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। बायोलॉजी से हो, एग्रीकल्चर से हो, या जो आर्ट से, जो हरियाणा वाले कैंडिडेट है उनके लिए आर्ट लगती थी, उसके बाद में 2 साल का डिप्लोमा होता था, तो वो भी चलता है। ठीक है, तो 12वीं पास होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में 12वीं के बाद में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए।
अब डिप्लोमा 12वीं के बाद में जैसे ही होता है, उसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये 3 चीज़ आपको एसेंशियल है। अगर DSSB का फॉर्म आप भरते हो तो उसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली, 12वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरी है, एसेंशियल की बात कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इस वेटरनरी के अंदर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, वो इसमें वैलिड नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स वाले साइड में हो सकते हो, इस वीडियो को देखो या नहीं देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा जो कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल है। तो 2 साल के आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए, आपका एग्जाम हो जाए या आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद की डेट का आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट मैसेज करेंगे कि सर हमारा तो हमने जो इंटर्नशिप होती है उसके अंदर ही 6 महीने का तो कर लिया, उसके बाद में कंटिन्यू करके 12 महीने का, तो ऐसा नहीं चलने वाला। आपका जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट होता है, फाइनल एग्जाम होता है आपका, उसके जस्ट बाद में अगर आप करते हो, कहीं पे भी प्रैक्टिस करते हो, कॉलेज जहाँ से बंद हो जाती है, यानी आपके एग्जाम हो गए, उसके बाद में जो भी मौखिक परीक्षा होती है या फिर वाइवा होता है या कोई और ऐसी कंपलसरी चीज़ें होती है, कॉलेज की जितनी भी सारी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हो, उसके बाद में जो डिप्लोमा आपका होगा ना, वही वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद में आपका मान लीजिए कुछ और पेंडिंग रह गया कोई कॉलेजों में, वो उसके बीच में आपने स्टार्ट कर दिया, उस डेट से आप बना रहे हो, तो वो वैलिड नहीं होगा। आपका पूरी प्रोसेस, कॉलेज की जितनी भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में एक सेपरेट 1 साल का आपका कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स। अब सर्टिफिकेट कोर्स बनवाए कहाँ से, तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जो सर्टिफिकेट कोर्स है ना, आप गौशाला का बनवा सकते हो, वो रजिस्टर्ड गौशाला होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो या चेन्नई से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। दोनों जगह में से कहीं से भी आप रजिस्टर्ड होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से जैसे राजस्थान से बात करें तो जयपुर उसके ऊपर लिखा होगा, जयपुर से वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो भी उसका राजधानी है, वहाँ से आपकी वो होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए गौशाला, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर पेट क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक होता है, वीओ, काफ़ी सारे पेट क्लिनिक है, उससे अगर आप बनवाते हो तो जो वीओ होता है, वेटनरी ऑफिसर होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो भी हो, उसकी यानी स्टैंप है वो होनी जरूरी है। उसके साथ साथ उसके जो काउंसिल के जो वेटरनरी काउंसिल होता है उसके मार्क्स यानी नंबर होते हैं, वो नंबर उसके पास में उसकी स्टैंप लगवानी है या वो कहीं लिखवा लेना, ठीक है। वो चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर होगी आपके पास में, अगर गवर्नमेंट आपने कहीं से भी किया है 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू आपने वीओ से मिलके या वीओ के साथ काम करके आपने किया है, तो वो अगर लिख के रहता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्टैंप होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर वैलिड करवाना है तो गवर्नमेंट डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर जो वीओ वेटरनरी ऑफिसर होगा या VBSc किया हुआ होगा, उनके अगर सिग्नेचर है तो ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। अब गौशाला की बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनने वाला है, लेकिन एक एक छोटी छोटी जानकारी है वो मैं देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। गौशाला की बात करें तो गौशाला के अंदर क्या होता है, आप गौशाला के जो ओनर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं या गौशाला को जो संभालता है, उसके आप उसकी सील लगवा लेते हो, यानी स्टैंप उसकी लगवा लेते हो। आपने लिखवा लिया कि फलाना फलाना आदमी यहाँ से इस डेट से लेके इस डेट तक एक्सपीरियंस, मतलब जो पशुधन सहायक के रूप में या पशु लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर के रूप में या LSA के रूप में काम किया है, यहाँ पे ये काम किया है, लेकिन उसके बाद में क्या काम किया है वो सारी चीज लिखवा ली। उसके बाद में आपने क्या किया, जो अध्यक्ष होता है उसके सिग्नेचर करवा लेते हो। तो मेरे को एक बात बताइए, अध्यक्ष क्या आपको ट्रेनिंग किसने दी? अध्यक्ष ने दी। अध्यक्ष ने नहीं दी तो आपके आप वीओ के अंडर में रह के आप काम करोगे। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि वीओ का सिग्नेचर होना कंपलसरी है। फिर से बोल रहा हूँ, वीओ के सिग्नेचर होने आवश्यक है, अदरवाइज आपका जो सर्टिफिकेट आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो भी बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर सर्टिफिकेट कैसे भी बनवा रहे हो ना, मतलब कहीं पे भी काम करके आप बनवा रहे हो, कहीं से भी बनवा रहे हो, तो आपको करना क्या है, वहाँ के जो वीओ होते हैं जिसके अंडर में आप रह के काम करोगे, उस वीओ के सिग्नेचर होने आवश्यक है। अगर प्राइवेट वीओ है, यानी आप गवर्नमेंट नहीं है कोई भी वीओ, तो उसके वेटरनरी काउंसिल के नंबर होते हैं, रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन होता है उस डॉक्टर का, उसके नंबर उसके ऊपर होने चाहिए, ताकि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़े। अगर आप डायरेक्टली कोई सर्टिफिकेट बनवाता हो, गौशाला के लेटर पैड के ऊपर बनवा लिया, उसके ऊपर अध्यक्ष की स्टैंप लगवा ली, लेकिन वो वैलिड नहीं है। वो जहां तक वैलिड है जब तक उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती। मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया,
और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में आपका ज्वाइनिंग के टाइम में आपको अटका दिया कि आप ये वैलिड नहीं है, तो फिर आप क्या करो, इससे अच्छा है आप वीओ के सिग्नेचर लेके और सारी चीज़ें प्रोसेस करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें निकालते नहीं है। पिछली आप लिस्ट देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेटों को निकाला गया है। जो भी कैंडिडेट आपके जान पहचान वाले लगे हुए हैं उनको भी पूछ लेना, उसके अंदर भी निकाले गए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि निकाल तो देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो DSSB के लिए जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन तमाम कैंडिडेटों को कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता देता हूँ, आप डॉक्यूमेंट कब बनाओ, ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना, उससे पहले पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वहाँ पे कुछ नहीं चलता, वहाँ पे आपके पहले आप फेस टू फेस यानी मैन टू मैन या फिर ऑफिसर टू आप जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो। पहले आपकी स्क्रूटनी होती है, यानी छंटनी होती है। छंटनी कैसे होगी कि आपका रिजल्ट आ गया, मान लीजिए आपने क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम के अंदर 20 गुना कैंडिडेटों को बुला लिया मान लीजिए, ठीक है, आपके मान लीजिए 10 पोस्ट है और 10 पोस्टों के लिए 20 गुना यानी 200 कैंडिडेटों को बुला लिया। उन 200 कैंडिडेटों में ये छांटेंगे कि किसका सर्टिफिकेट वैलिड है, यानी लास्ट डेट से पहले किसका है। अगर आपका मान लीजिए एक दिन भी कम पड़ता है ना लास्ट डेट से, तो आपको निकाल देंगे। फिर आप किसी के पास जाओ, कहीं पे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आदमी के पास है तो हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आमने सामने मान लीजिए बोर्ड के मेंबर बैठे हुए तो हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम होता है। पहले जब आप वैलिड होंगे, पूरे तरीके से वैलिड होंगे, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हाँ ठीक है बाद में कर लिया। लास्ट डेट से पहले पहले आपके जितने भी तीनों चीजें मैंने बताई, बायो क्लास, डिप्लोमा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेनली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि वो चीजें दोनों हो ही जाएगी। वो दोनों चीजें आपकी पहले होनी चाहिए, उसके बाद में आप इसमें फॉर्म भरना, अन्यथा आप फॉर्म मत भरना। ठीक है, वैकेंसी जब भी आए उसकी लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनको कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करिए, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा यहाँ पे, तो कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ यहाँ बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो जितना मैं सोच रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या है बाद में क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे ही सॉर्ट आउट करना चाहूँगा, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करें तो पिछली जो भर्ती है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो सिलेबस है, 2 कैटेगरीज में सिलेबस आएगा। पहली कैटेगरी है वेटरनरी सब्जेक्ट, दूसरी कैटेगरी अदर सब्जेक्ट। और वेटरनरी सब्जेक्ट में कौन से आएंगे, जो LSA का सिलेबस है ना वो का वो ही आएगा। LSA का थोड़ा डीपली आ जाता है, उसमें थोड़ा नॉर्मल आता है, ठीक है, ऊपर का आता है, लेकिन आता लेवल का है। ऐसी बात नहीं है एकदम ऊपर का नहीं आता, लेवल का आता है, मीडियम साइज का आता है। ठीक है, तो आपके 10 सब्जेक्ट जो भी है LSA वाले, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वाले, जो भी आपके कॉलेज के अंदर या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां होती है, वो सिलेबस आप वेटरनरी वाला पोर्शन वो पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। उसमें से 100 क्वेश्चन के आएंगे, 20-20 नंबर का एक एक पार्ट होगा, 5 पार्ट आएंगे सब्जेक्टिव। अगर आपने यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ऑनलाइन पेपर होगा, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद में एक सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट कर लिया तो फिर आप उस जो 20 क्वेश्चन आपने देखे ना पहले, सबमिट कर दिया, वो वाले क्वेश्चन वापस आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन आएगा, 21 से लेके 40 क्वेश्चन का एक पूरा सेपरेट होगा, सेट होगा। उसके ऊपर जैसे ही आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जितने छोड़ दिए वो छोड़ दिए, आगे बढ़े या नहीं बढ़े, आगे जैसे ही बढ़ दिए ना आपने, फिर वापस उसके ऊपर बैक नहीं आ सकते। तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, उसी प्रकार से आपके 20-20 क्वेश्चन के सेट हो गए और वापस नहीं जा सकते। मेनली बात यही है, तो इसमें मेरिट कम या ज़्यादा रहने का कारण यही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अदर 5 सब्जेक्ट। अदर 5 सब्जेक्ट कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जो हिंदी है वो 20 नंबर की आएगी, आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इंग्लिश है वो भी 20 क्वेश्चन आएगी, 20 नंबर के आएंगे। और जीके है वो भी 20 क्वेश्चन आएगा और 20 नंबर का आएगा, वो जीके आएगा, ऑल ओवर इंडिया का आएगा। इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ कि 20-20 नंबर के जो क्वेश्चन पोर्शन आते हैं ना, वो आपको तैयार करने ही है। और कंपलसरी ये नहीं है कि आपको इस 20 में से सब के सब अटेम्प्ट करने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश को छोड़ दिया, अदर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल मेरिट निकलेगी, न कि एक एक पार्ट को आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में रीजनिंग है तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे, नॉर्मल रीजनिंग आएगी। मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी लेवल की आती है, ज़्यादा लेवल की नहीं आती है, थोड़ी लेवल की आती है, आप उसमें आसानी से पढ़ भी सकते हो। तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के मैथमेटिक्स आएगी। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ गई, जीके आ गया, मैथमेटिक्स आ गई और रीजनिंग आ गई। 5 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट हो गए, 20-20 नंबर को हुए तो 100 नंबर ये हो गया और 100 नंबर का वेटरनरी सब्जेक्ट आया, तो टोटल 200 नंबर का पेपर आएगा।
200 ही क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट मिलेगा। आप देख सकते हो इसमें कंपटीशन कितना है। अगर एलएसए की बात करें तो एलएसए में 120 या 100 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट मिलती है। यहाँ पे 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरिट तो कम रहने के चांस ही रहते हैं, लेकिन क्या है कि कंपटीशन इतना हाई है कि मेरिट ज़्यादा ही जाती है। पिछली भर्ती के देखो तो मैंने भी एग्जाम दिया तो मुझे भी पता है कि कितनी मेरिट है, क्योंकि पोस्टें नहीं होती। जो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट है, जो ओबीसी कैटेगरीज के कैंडिडेट है, एससी के है, एसटी के है या ईडब्ल्यूएस के, वो कौन सी कैटेगरीज में जाते हैं, वहां पे लफड़ा हो जाता है। वहां पे जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो भी रह जाता है, क्योंकि उसमें कारण है। वो चीजें, वही कारण मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है तो आप निश्चित रहिए। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 0.25 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो गलत हो गए तो आपका एक क्वेश्चन सही वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है। अब कैटेगरीज वाइज जो रूल है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जो DTPLSB की ऑफिशियली साइड है उसके ऊपर मिला है मुझे, और पिछली भर्ती के अंदर भी मैंने फेस किया है उस चीज़ को। वो चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वो क्या है क्या नहीं है। उस चीज़ को जरूर आप इग्नोर ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो और कौन सी कैटेगरीज के कैंडिडेट हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कौन सी, यानी दिल्ली के अंदर आप वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो कहाँ, कौन से स्टेट के आप हो और कौन सी कैटेगरीज के हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सी कैटेगरीज के हैं, ठीक है, और कहाँ से है। तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यहाँ के कैंडिडेट इतने हैं, यहाँ के कैंडिडेट इतने हैं, या दिल्ली के कैंडिडेट कितने हैं, ताकि भविष्य में जो भी चीज़ें होगी वो बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज बात करें रूल्स की, तो जनरल वाले कैंडिडेट हैं वो चाहे दिल्ली के कैंडिडेट हो या दिल्ली के बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हो, यानी स्टेट कोई भी स्टेट के, अदर स्टेट के, दिल्ली से बाहर के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको भी जनरल में काउंट किया जाएगा, और जो दिल्ली के प्रॉपर दिल्ली के कैंडिडेट है वो उनको भी जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई रियायत नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं एसटी की। तो एसटी का जो रूल है ना, एसटी के लिए जो रूल है DTPLSB की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जो रूल है उसमें क्या लिखा है कि आप दिल्ली के कैंडिडेट हो, यानी दिल्ली के एसटी के कैंडिडेट हो, या किसी भी अदर स्टेट के एसटी के कैंडिडेट हो, जैसे हरियाणा हो गए, राजस्थान हो गया, MP हो गया, यूपी हो गया, जो भी कैटेगरीज कहीं के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट, तो आपको एसटी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। यानी एसटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए फायदा है। एसटी के अगर राजस्थान के हैं तो भी वो एसटी में ही जाएंगे, अपनी कैटेगरीज में जाएंगे। अगर हाई मार्क्स है तो वो चले जाएंगे जनरल में, अदरवाइज आप एसटी में ही रहने वाले हो, ठीक है। एससी वाले कैंडिडेट है उनके लिए ही सेम रूल है कि एसटी में हो, एससी में हो, दिल्ली के एससी के हो या बाहर के एससी के हो, यानी अदर स्टेट के एससी हो, तो भी आप एससी में ही जाओगे, ठीक है। उसमें कोई फेरफार नहीं है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए भी ये रूल है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में हो तो बाहर के कैंडिडेट ज़्यादा अमूमन क्या है ओबीसी के अंदर, जनरल के अंदर ले लिया जाता है। तो ये थोड़ा उसका मुझे अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को ईडब्ल्यूएस में लेते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को जनरल में लेते हैं, क्योंकि पहले का जो रूल आया हुआ है 2015 या 16 का रूल आया हुआ है उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जनरल कैटेगरीज में जाएगा। बाकी आप भी इतने समझदार हो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए रूल बनते रहते हैं हर साल। तो नया कोई जैसे ही कोई अपडेट आएगा मेरे चैनल के माध्यम से और मुझे मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के जितने भी कैंडिडेट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आएगा ना इससे संबंधित कि दिल्ली के अंदर आपको किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट है और आपको किस कैटेगरीज में लेते हैं वो मेरे द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है, निश्चित रहिए। उसके बाद में है ओबीसी। यहाँ पे जाके झमेला होता है। आपको मैं बता देता हूँ जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं अमूमन लगभग 80% कैंडिडेट ओबीसी वाले ही फॉर्म फिल करते हैं। ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फुलफिल कर देते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा। अब उसमें भी ओबीसी वाले में दो चीजें हैं। ओबीसी वाले में दो चीजें ये है कि एक तो ओबीसी दिल्ली के मूल निवासी है, उन कैंडिडेटों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि दिल्ली वाले कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरीज में जाएंगे, यानी उसके अंदर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी की पोस्टें आती है, उसमें दिल्ली के कैंडिडेटों के लिए बेनिफिट है। जो भी ओबीसी के कैंडिडेट जो दिल्ली के मूल निवासी है उनको इसमें बेनिफिट होने वाला है, न कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट। अब अदर स्टेट के लिए रूल क्या है कि अगर आप अदर स्टेट के हो, दिल्ली के बाहर के मूल निवासी हो, यानी चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, यूपी, बिहार, कहीं के भी हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, लेकिन आप दिल्ली के मूल निवासी नहीं हो, तो आपको जनरल कैटेगरीज के अंदर ही काउंट किया जाएगा। आपको दिल्ली के कैंडिडेट हो
आप ओबीसी कैटेगरीज के हो तो ओबीसी में जाओगे, अदर कैटेगरीज के आप हो, ओबीसी कैटेगरीज के हो और अदर स्टेट के हो तो आपको जनरल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट जो मेरे दोस्त देख रहे हैं वो समझना उनको है कि उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ताकि मेरिट उसकी हाई रहती है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट ना जाए ना, तो यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी की जो पोस्ट है वो खाली रहती है, और खास तौर से ओबीसी की पोस्टें खाली रहती है, लेकिन जनरल की जो मेरिट है ना उन दोनों तीनों चारों कैटेगरी से डबल रहती है। मान लीजिए अगर एससी की, एसटी की, ओबीसी की 100 नंबर रहती है ना 200 में से, तो जनरल की 145 के लगभग रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कंपटीशन है, ठीक है, जनरल के अंदर, क्योंकि सब कैटेगरीज के कैंडिडेट जनरल में चले जाते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी मेल और फीमेल दोनों हैं उनकी सेम मेरिट निकलने वाली है, ना कि अलग अलग मेरिट निकलेगी। तो आप निश्चित रहिए, जितने भी मेल और फीमेल जो भी फॉर्म अप्लाई करें उनको लड़कों के बराबर यानी मेल्स के बराबर, आपको जितनी भी लड़कियां देख रही है उनको भी मेल्स के बराबर आप मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो आप निश्चित रहिए, आपको ये चीजें देखनी है कि आपके कितने मार्क्स आने हैं, कौन सी कैटेगरी हो, किस आधार पे आपको वहां पे आप सिलेक्शन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। आप तैयारी कीजिएगा, अगर अच्छी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो निश्चित रहिए, ये छोटी छोटी जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को बता दी जाती है। और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो लगभग 20 मिनट से ज्यादा का हो गया है, तो इतना वीडियो देख लिया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे चैनल के साथ और इतना हमारे ऊपर विश्वास करते हो। तो अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं ना, उनको एक बार चैनल को शेयर कर दो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अदर कोई अन्य भर्ती के बारे में जानकारी लेनी है या किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी, तो हमारे चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसके ऊपर रिसर्च करके पूरी वीडियो एनालिसिस कर सके। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।